इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो यूपी के अयोध्या की है और अयोध्या के जिस मकान के छोटे से कमरे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस कमरे की खासियत जानेंगे। इस कमरे में रहने वाले पर्सनालिटी के बारे में आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस कमरे में जो शख्सियत रहती है वो पद्म श्री से सम्मानित है। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत के राष्ट्रपति ने उनको उनके कारनामों की वजह से दिया। पद्म श्री विजेता, जिनको आमिर खान के मशहूर शो सत्यमेव जयते में एक एपिसोड में दिखाया गया, बाकायदा उनको मुंबई में रियल हीरो अवार्ड दिया गया। उस ग्रेट जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, उसके साथ मुझे आज बात करने का मौका मिला है। अब आप जानना चाह रहे होंगे, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, ये उत्सुकता होगी कि आखिर ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी इस रूम के छोटे से पुराने जर्जर रूम के अंदर रहती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सनालिटी है उनका नाम है मोहम्मद शरीफ, जिनको पूरा देश शरीफ चाचा के नाम से जानता है। इन्होंने लावारिस 25 से 30 हजार लाशों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक किया। ये नहीं देखा, धर्म के बंधनों को तोड़कर सामाजिक सेवा के लिए, आपसी सद्भाव के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने वो काम किया, वो कारनामा किया जिस खातिर उनको पूरे भारत में लोग लाशों का मसीहा नाम से जानते हैं। जी हाँ, लाशों के मसीहा, जिन्होंने 25 से 30 हजार लावारिस लाशें, जिनका कोई नहीं था, लावारिस थी उनको, जिनमें कई सड़ी गली लाशें थी, जिनके पास आने से लोग कतराते थे। ऐसी लाशों को बिना घिन लगाकर, बिना घबराकर उनको उनके धर्म के मुताबिक उनका अंतिम सफर पूरा कराया। वो शरीफ चाचा आज मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे उनको पद्मश्री मिला, कैसे कि एक घटना ने उनको, एक बड़ी घटना ने उनको इस सामाजिक कार्य की ओर मोड़ा। चाचा चूंकि 85 से 90 के बीच उनकी एज है, बोलने में थोड़ा असमर्थ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनकी जबान से पूरी जो उनकी जीवन गाथा है, गर्व कर देने वाली जो घटना पूरी है, आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। चाचा बहुत स्वागत है आपका। चाचा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने 25 से 30 हजार लाशों का अंतिम सफर करवाया, इसके पीछे क्या वजह रही, क्या कारण रहा? कारण ये थे साहब, हमारा एक लड़का था, वो लावारिस मार दिया गया था। ये लड़का मोहम्मद रईस। तो जब से मैंने सुना तो मैंने चैलेंज दिया कि फैजाबाद में किसी की लाश को लावारिस हम करेंगे, 10,000 रुपया हम खर्चा करते हैं जी। और गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा, लाश बता दिया, जिस धर्म का उस धर्म से मैं करके आया और अभी तक करता। अस्पताल में जिस धर्म का मैं उसकी खिदमत करता हूँ, ट्रेन से जो दब के आया कुछ आया उसके घर पहुँचाने का भी काम मैं करता हूँ। मैं इसी पे जुटा रहता हूँ और जो भी बच्चे पैसा मुझे देते और इनसे लेके पैसा उस पर खर्चा करता हूँ। तो चाचा मैं जानना चाह रहा था, आपके बेटे की मौत कैसे हुई थी? साहब ये नहीं पता, गया था सुल्तानपुर गए थे। हाँ जी। और हुई मार के किसी ने फेंक दिया। अब हम ढूंढा कि भैया हमारे नहीं आए। अब दूर 4 टेरर, तो टेरर पे लिखा था शंभू मार्केट रकाबगंज। तो कपड़ा लेके पुलिस शंभू मार्केट में गई, कह दी ब्यूसर पहचानते हो? कह हाँ पहचानते, ये फला किया। वो बेचारा पागल हो रहा, उसका लड़का सुल्तान, तो हमें बुला के दिखाया कि जो सुल्तानपुर में मरा हुआ फला जगह पाया था। तो मैं वहाँ गया, देखा तो वह सुल्तानपुर में वहाँ पड़ा था। तो ये किसी ने काम ऐसा करता था कि लोगों को बड़ा वो था कि कह नहीं सकते। अब बगैर देखे जी, मतलब एक शर्ट से आपके बेटे की पहचान हुई। शर्ट पे जो लेबल है शंभू टेलर, पुलिस शंभू टेलर के पास पहुंची, उसने आपको पता बता दिया। फिर आपका बेटे की जो डेड बॉडी है वो आपको नहीं मिली? नहीं, कुछ बॉडी देखने को मिली, मरी जो पुलिस ने उठाई है जी, वो तो देखने को मिली जी, मगर वैसे नहीं मिली जी। उनका जो सुपर्दे खाक है आप नहीं कर पाए। फिर उससे आपको कैसे सबक मिला कि हमें अब सब लावारिस लाशों का, जिनका कोई नहीं है, उनका जो है आखिरी सफर पूरा करवाना है धर्म के मुताबिक? गया सुल्तानपुर, तो मैंने कहा भैया ये बच्चे को कैसे भैया लावारिस में मैं लोग फेंकता हूँ, लावारिस में मैंने तैरा दिया। तो मैंने गोमती नदी में तैरा दिया लावारिस समझकर आपके बेटे की लाश को। कसम खा लिया फैजाबाद में कि लावारिस फेंका ना जाए, मुझे दिया, मैं उस धर्म से कर रहा हूँ। तो आपने बिना भेदभाव के जाति बंधनों को, धर्म के बंधन को तोड़कर सब धर्मों के जो लावारिस लाशें हैं उनको आपने उनके धर्म के मुताबिक अंतिम सफर पूरा करवाया। कई बार ऐसी लाशें आई होंगी जिनको देखकर लोग घबराते हैं। अरे घबरा, वह खड़े नहीं हो सकते, बू आती थी
चल रोज 5-5 रोज की कहीं पड़ी रही गड्ढे उड्ढे में, जी वो आ रही, मैं उसको मैं गले लगाता रहा, मुंह में कपड़ा बांध के, और लेकिन फोटो देखिए दिखाया आपको जी एकदम नहीं, मैं उसको नहीं, मैं कहता था कि मेरा, आपको सब में अपना बेटा दिखाई देता होगा। हाँ। तो शुरुआत में लोगों ने आपसे किस प्रकार का व्यवहार किया, अरे साहब बहुत बुरी बुरी बात कही, कमाई कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आरोप लगाए? अब उसको नहीं सोचते थे, वो मैं कपड़ा बांधे साइकिल से, आज धंधा है, लात ले जा रहे हैं, आज तो उनकी चिराग जलेगा, ये चल, अब आप किया। तो लगभग कितने लाशों का अब तक आप अंतिम सफर पूरा करवा चुके हैं? हिंदू मुसलमान की लाश करीब क्या होता है, 35 लाशें हमने, 25,000 से बता रहे हैं वो। 25,000 लाशें, थोड़ी याददाश्त चाहता है हमारा कम हो गई दिमाग जो है फेल हो गया। जी 25,000 लाशों को मैंने किया, और मैं पढ़ा नहीं ना, याद नहीं रहते, जी। बच्चे याद रखते कि जी। अब्बा क्या जी। करके आए। जी। तो आपको पुलिस की ओर से फोन भी आते हैं कि हाँ लाश है, उसका आपको अंतिम सफर करवाना है? नहीं, जैसे पुलिस वहाँ आ जाती है, लाश वहाँ पोस्टमार्टम में, तो पुलिस आती है यहाँ कि साहब लाश आई इलाहाबाद। अच्छा, पुलिस आपके घर आती है? हाँ, चल कहते हैं हम चलो आ रहे हैं, तो जब वहाँ पोस्टमार्टम कर सकते हैं तो मैं उनसे वो कापी कहाँ है वो लिखा के ले लेता हूँ, मैं घर से करता हूँ। तो इसके लिए जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ से लाते हो फिर आप? पैसा साहब आप ही लोग से मांगते हैं ना उधर, और कुछ जो हमारे बच्चे कमाए रहते हो, नहीं तो आप लोग से मांगते हैं तो आप लोग दे देते। बच्चों की कमाई, अपनी कमाई, प्लस थोड़ा बहुत आसपास के जो समाज सेवी लोग हैं उनसे हाँ। पूरा करते हैं आप? हाँ दे देते हैं। तो चाचा क्या लगता है आपको, कितना अच्छा लगता है ऐसा काम करना आपको? काफी अच्छा लगता है कि मेरा लाश ऐसे फेंका गया है, तो इसकी आत्मा को न फेंको, इसको हमको मिलेगा। कभी कोई पल ऐसा आया कि आपको लगा कि हाँ ये लाश बहुत खतरनाक है, ये इसका अंतिम संस्कार करने में मुझे बहुत दिक्कत होगी, कभी ऐसा लगा मेरा आपको? मुंह में कपड़ा बांध के और यहाँ तक ठट्टा, और उसको मैं करता हूँ, करते हैं आप? मुंह में कपड़ा बांध को लाश दिखा दे तो आप उसे देख सकते हैं। तो शमशान घाट अकेले पहुंचते हैं, कुछ और लोग साथ पहुंचते हैं आपके? नहीं, संसार हमारे पास ये शोक रक्षे वाला रखा है, जी शोक रक्षे वाला जी एक रक्षा कसा दिया, जी। उसी पर धर लेते हैं और उसी के साथ चले जाते हैं, उसी से करा देते हैं। रिक्शे पर लाश रख के आप अंतिम संस्कार करने के लिए, हाँ। अगर मुसलमान की है तो कब्रिस्तान, और टाल के तकिया। ये आप जो मान लीजिए किसी हिंदू भाई की लाश है तो फिर आप कहाँ ले जाते हैं, सरयू तट पे? हाँ वहाँ जाते हैं, उससे वही रक्षे वाले से कहते हैं भैया ऐसे करो, और वहाँ जो पंडित है उससे करा देते हैं, कर देते हैं। जी कुछ कह रहे हैं, बताइए, बताएं। मौजूद रहते हैं ये, और उनके धर्म के अनुसार उनके पंडित जो होते हैं वो काम। जी आप वहाँ मौजूद रहते हैं, पूरी जो ताना बाना आप बुनते हैं, तैयारी आप करते हैं, बाकी उनके जो धार्मिक गुरु हैं उनसे आप करा देते हैं? हाँ। अगर हिंदू है तो पंडित जी से, मुस्लिम है तो मौलवी साहब से, हाँ। धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक। यहाँ जो है तकिएदार से कहते हैं भैया कर दो, जितना पैसा लोगे हम देंगे, जी और वहाँ कहते हैं पंडित से तुम करा दो, हम यहाँ बैठे हैं, जी। जो होगा हम आपको देंगे। तो आपके बड़े बेटे की शादी हो गई थी उस वक्त? नहीं, शादी नहीं हुई, लगी थी नहीं। लगी थी। तो बेटा आपके सुल्तानपुर किस काम से गए थे? सुल्तानपुर ऐसा दवा के एजेंसी करता था। दवा का काम, एमआर थे? हाँ, दवा के एजेंसी किसी आपकी दुकान से उनके, जी जी उसी में किसी ने लगा दिया कि इसके ज्यादा चलती, 1 लाख का अच्छा था, उसका ज्यादा व्यवहारिक थे, अखलाक अच्छा था। जी तो चाचा फिर आपको जब पद्म श्री के लिए नॉमिनेट किया गया, आपके नाम की घोषणा हुई, तो सुनकर आपको फिर कैसा लगा था? साहब हमें कुछ नहीं, हमने कहा मालिक का करम है, जो दे दे ये उसका करम है, जी वो दे मुझे जो देना था वो दे दिया, अब वो जो देना होते उसका मालिक खुश रखे, कम से कम हमारा इतना तो नाम किया कि साहब ये ऐसा कर रहा है। जी तो जब आप दिल्ली गए, पद्म श्री लेने के लिए दिल्ली पहुंचे आप, हाँ, तो आपको वहाँ किस प्रकार आपका स्वागत किया गया? भैया वहाँ कम से कम 200-250 आदमी थे, और काफ़ी जहाज से स्वागत किया, और कहा जी। बाबा आप एक भगवान के धर्म है, और फरिश्ता हैं आप। तो वहाँ आपको राष्ट्रपति मेले मिले, पहले प्रधानमंत्री मिले आपको? राष्ट्रपति दोनों आदमी आए, और दोनों आदमी ने पैर छुआ, कहा साहब एक भगवान के भगत। मोदी जी ने आपके पैर छुआ, हाँ, और जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी सब आपका पैर छुआ? कहा भगवान के भगत है। भगत अच्छा, हमारे नौकरी के अंदर ऐसा आदमी नहीं आया जी। कि ये किसने बोला आपसे?
वो सब वही लोग बोले, राष्ट्रपति ने बोला आपने? राष्ट्रपति बोले, प्रधानमंत्री बोले जी। कि ऐसा आदमी नहीं आया कि एकता ने दिखाया आपने दिखाया एकता है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत ये है, आप- अमन है ये। अब आपकी चूंकि उम्र आपकी काफी हो चुकी है, आप शायद हमको लगता है अब इस लायक आपकी जो सेहत है वो आपको इजाजत नहीं दे रही होगी। तो अब जो संस्कार हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं? देखिए अब आगे हमने अशोक रक्षे वाला रखा है। अच्छा, आपने उनको अपना दायित्व सौंप दिया है नहीं ताकि नहीं, अशोक रक्षे वाले को मालूम होता, लाशाई हमें मालूम हुआ जी तो अशोक रक्षे वाले को बता दिया जी। कि आप ले जाओ, घाट ले जाओ, कर जाता। और वो मुसलमान की है तो उसे ताड़ के तकिए में कमरा बनवा अभी दिया। आप कह रहे थे इससे पहले कि आपका बेटा भी शामिल है आज अगली। बता दो दादा, जो जहाँ मुसलमान की मालूम हुई तो यहाँ ताड़ के तकिए पे कमरा बनाया जी। तो रक्षे वाला ला देता तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा दिखाने की। ये जो बेटे हैं, जब किसी मुस्लिम की लाश अब मिल चूंकि चाचा इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि अब इनको शायद इनका जो स्वस्थ है अब खराब रहता है, बीमार है, तो अब जो लाशें आती हैं तो उनको जो मुस्लिम ईदी है तो चाचा के बड़े बेटे उन्हीं की परंपरा को निभा रहे हैं। और पास के कब्रिस्तान में बाकायदा जो रिक्शे वाला है, चाचा ने बताया अशोक रिक्शे वाला है, वो अगर हिंदू धर्म की है तो रिक्शे वाला अशोक है वो खुद उनको पंडित जी से मिलवाकर उनका संस्कार करता है, लेकिन चाचा पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं। तो चाचा, अब आपको इस उम्र पे आके क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? एक आप समाज सेवा ये है कि एकता रखो, एकता रखो। एकता रखो। ये ना देखो कि हिंदू है कि मुसलमान है, जी। एक है, खून एक है। हमने 2 बोतल खून हिंदू को दिया, जी, आपने दिया। 2 बोतल खून हिंदू को दिया, जी एक उसके बीवी को दिया, एक इसको दिया, और जी। दोनों की जान बची। आज भी जब आते देहात से जी। पैर छूते हैं जी कि बाबा ये खून। जी तो एकता रखो, एकता से कुछ नहीं होता है, एका रखो। जी। और ये हिंदू है मुसलमान है, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। चाचा, बहुत बड़ी बात कही आपने। जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपको लगा कि आप इतने आगे तक जाएंगे कि आपको पद्मश्री मिल जाएगा? साहब हमने शुरू नहीं किया था, हमने तो कहा अब अल्लाह वारिस है, हमने ये नहीं सोचा फलन से नहीं के हम ये सब नहीं जानते। आपको इससे मतलब नहीं था कुछ? हमसे कोई ना, हमने आज तक नहीं मिला पता। जी हमने अपना काम शुरू किया, अल्लाह वारिस है तो उसे गले से लगाया, उठाया, फोटो देखो किया, और अस्पताल में गए, जी। सुबह जाते थे शाम तक, जी। फिर बेचारा ट्रेन से दब के आए तो जी। रात दिन हुई रहते थे, उसे जी। होश पे आते थे, फिर उसके घर पहुँचाने जाते थे और उससे कोई पैसा नहीं। चाचा का जो ये लगा है, ये पद्मश्री है, ये सौभाग्य चाचा का। और बहुत कम भारत में पद्मश्री ऐसे पॉकेट पर लगे हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये संयोग है और ये सौभाग्य हम लोगों का कि चाचा की पॉकेट पर पद्मश्री दिखाई दे रहा है, जो भारत के सबसे बड़े राष्ट्रपति ने इनके पॉकेट पर अपने हाथों से लगाया था, वही पद्मश्री है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है, जो चाचा को उनके जो कारनामे हैं, जो लावारिस लाशें हैं, उनका धर्म के अनुसार उनका जो अंतिम सफर करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसके लिए दिया गया। तमाम जो बोर्ड है, चाचा के जो साइटेशंस हैं लगे हुए हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा है। ये जो है आप देख रहे होंगे, ये मैं भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करता हूँ। रामनाथ कोविंद जी के इस पे हमारे जो महामहिम रहे उनके साइन है। दूसरी ओर ये जो है, ये मिर्जा कुमार की दोस्ती है, एक पैगाम। ये फ्रेंडशिप है बड़ाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी बाबूराम कुंवर सिंह फाउंडेशन लखनऊ द्वारा दिया गया है। और तमाम ही दूसरे बड़े जो उनके जो प्राइज हैं, ये चाचा के जो छोटा सा कमरा है, इस कच्चा टूटे फूटे कमरे में बहुत बड़े सम्मान जो शायद बड़ी गैलरी में आपको दिखाई ना पड़े। ये जो सीन है, जो भारत के प्रधानमंत्री चाचा से मुलाकात कर रहे हैं, ऊपर जो राष्ट्रपति जी हैं वो चाचा से हाथ मिला रहे हैं। पूरा राष्ट्रपति भवन इस समय सजा हुआ है। ये जो उस वक्त तत्कालीन जब इनको पद्मश्री की घोषणा हुई तो फैजाबाद के डीएम थे, झा साहब हैं, उधर एसएसपी साहब हैं, चाचा को तिरंगे में लपेट कर ये सम्मान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इतना बड़ा सम्मान पाना उस हस्ती के लिए एक बहुत फख्र की बात है। चाचा हमारी सबकी विरासत है। तमाम उनके जो प्राइज हैं, राष्ट्रपति भवन के फोटो हैं चाचा के। ये जो देखिए आप, ये मोदी जी चाचा से उनकी व्हील चेयर पर बैठकर बात कर रहे हैं। नीचे चाचा को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जिन्होंने अपने हाथों से पद्मश्री दिया, वो उनको पद्मश्री नवाज रहे हैं। इधर पूरा जो राष्ट्रपति भवन है तालियों के उनका स्वागत कर रहा है। इधर सामने आप देख रहे होंगे, ये भी चाचा की उसी भवन की तस्वीर है। ये भी चाचा को प्रधानमंत्री आदरणीय अपने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाकी तमाम दूसरे मंत्रालय के लोग बैठे हुए हैं, चाचा उनके सामने से गुजरते हुए। निश्चित तौर पर इतने बड़े काम के लिए
ये इनाम तो खैर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ये जो इनाम है उनके लिए बहुत महत्व है, पूरे देशवासी के लिए एक गौरव है। और चाचा की चूंकि उम्र है अब काफ़ी हो चुकी है, बोलने में असमर्थ है, 85 से भी प्लस 90 के आसपास चाचा की उम्र हो चुकी है। मेरा सौभाग्य है कि चाचा से बात करने का मौका मिला, और चाचा का एक बड़ा अच्छे चाचा ने बात कही कि देशवासियों को मोहब्बत से आमंत्रित रहना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास संभव है। चाचा के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे उनसे भी कि किस प्रकार इस कार्य करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चाचा ने जो परंपरा अपनी पूरे जीवन पर्यंत निभाई, अब जो उनकी चाचा की जो बात अब नंबर आता है आपका, तो चाचा ने आपको अपनी जो विरासत है सौंपी है, तो इसको कहाँ तक लेके जाएंगे आप? जहाँ तक हमारी हिम्मत रहेगी, हमारी जिंदगी है, जैसे जी है पिताजी ने करते चले आ रहे हैं, जी। वैसे कोशिश करेंगे हम इसको आगे बढ़ाएं जी जी और आखिर तक लेके जाएं जब तक हमारी जी। जिंदगी है। जी। बाकी ऊपर वाला जी। जो करे बेहतर करे। तो चाचा की जो विरासत है आपने सीखी या चाचा को देखकर सीख गए आप? चाचा करते आए इतने दिन से, उनके जी। साथ भी गए आए, बाद आपने में उनकी भी हेल्प की होगी जी, बहुत। हेल्प की। बाद में उन्होंने हमको भेजा, छोटे जी। वाले भाई को भेजा, ये हमारे साथ जाते हैं, जी। इनको भेजा। जी तो उसको फिर उसमें सीखना क्या है, तो लगन होनी चाहिए। अगर उनका बेटा गया इस दुनिया से तो हमारा भाई भी गया है बड़ा, जी। तो उसका जैसे इनको दुख है जी, जी। लड़के का, हमको भी दुख है हमारे बड़े भाई का। जब जिस वक्त भाई की मृत्यु हुई तो उस वक्त कितने बड़े थे आप? अरे हम अपने बड़े भाई से 4 साल के छोटे हैं, 3 साल बस इतने। मतलब गोद में थे उस वक्त, जी जी। तो आप कितना उसमें ध्यान नहीं रहा होगा? नहीं, हम तो अभी 91 में हुई है, हमारा ख्याल हम 20 साल का रहे होंगे, 20-21 तो आप साल। बड़े थे फिर, आप जी, समझदार जी। रहे होंगे। हम उन्हीं से छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं। तो शुरुआत में चाचा ने जो काम किया है, जी, तो लोगों की जो खास तौर से आसपास के लोग हैं जी। उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की रही? अरे बहुत ही शुरुआत में तो बहुत ही खराब थी, बहुत ज्यादा खराब जी, थी। पागल कहते थे लोग, कमाई का पागल है। धंधा बना रखा है, जी ये जो कर रहे हैं इसमें कमाई का तमाम धंधा तरीके के बना- आरोप। तमाम तरीके के आरोप। जी, लेकिन वो अपना आरोपों को परवाह न करते हुए अपना कार्य अपनी मंजिल की ओर लगे रहे। वो लगे रहे और लगन से लगे रहे। मरीजों की देखभाल करना, लावारिसों जी। का जी अंतिम संस्कार करना। हिंदू है तो हिंदू जी। के हिसाब से एक गुप्तार यहाँ शमशान घाट है, वहाँ जी। जाते हैं, एक पंडित है, जी। वो उनके साथी बराती, मतलब जो भी उनको किसी उसमें धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं ये। जी जी वो जिसका जो है उसी के हिसाब से, मुस्लिम है तो जी। अपने हिसाब से करना है, जी। हिंदू है तो उसके हिसाब से जी, करना है। जी। इसमें कोई वो नहीं। कोई भेदभाव नहीं, हाँ। कोई जाति का बंधन नहीं, धर्म का बंधन नहीं, जी, बिल्कुल कोई निस्वार्थ बंधन भाव नहीं। से। हम ये कहना चाहेंगे फैजाबाद में अगर हिंदू मुस्लिम एकता देखनी है तो हमारे वालिद साहब को देखें। जी इन्होंने जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं किया, दोनों को एक साथ लेके चले जिसके हैं। तौर पर ये सिंबल है, उस एकता के सिंबल है, ये सिंबल है। पहचान है। तो दोस्तों एकता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज चाचा को बात करने का मुझे मौका मिला, और चाचा जैसी जो पर्सनालिटी है पूरी दुनिया के लिए आइकन है, एक मिसाल है। आज के गर्म माहौल के बीच चाचा का जो इंटरव्यू है, चाचा की जो बातें हैं वो निश्चित तौर पर दिल दिमाग को ठंडक पहुंचाती हैं। और चाचा के लिए हम सब दुआ करते हैं, चाचा की बहुत लंबी उम्र हो और चाचा का जो परंपरा है इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि चाचा का इस वक्त जो जिस प्रकार से काम किया, हमको लगता है प्रशासन ने या किसी भी सरकार ने उनको इस प्रकार से समझा नहीं। यदि समझा होता तो शायद ये जो आप घर देख रहे हैं, ऊपर देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो छत है मात्र एक टीन है, किराए का मकान है, टीन पड़ी है लोहे की, ये थर्मोकोल के जो पीस हैं वो लगा रखे हैं, टूटा फूटा कमरा, बहुत पुराना कमरा है। इस कमरे में रहकर जिंदगी गुजारी, फिर भी कभी किसी से शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन सरकार को, प्रशासन को इनकी ओर जरूर सोचना चाहिए। इतना बड़ा काम करने वाला एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के लिए लगा दिया, उस इंसान को बदले में आप देख रहे होंगे ये जो टूटा फूटा मकान है, इस पर पेंट भी नहीं है, कच्ची दीवारें हैं, इनको सिर्फ एक कच्चे रंग से, ब्रश से रंग दे दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से इस कमरे के अंदर ये जो गैलरी भरी पड़ी है, ये गैलरी शायद बहुत बड़े आलीशान अरब खरबपति म्यूजियम या बड़ी गैलरी में शायद ना मिले, जो इस छोटे से कमरे के अंदर मौजूद है। तो मेरा ये दरख्वास्त है प्रशासन से कि जरूर चाचा की ओर ध्यान दे, और जो लोग, चाचा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पूरे समाज का ठेका लेकर उनका अपना जीवन लगा दिया, कुछ नहीं कमाए, कमाते तो शायद इस किराए के टूटे फूटे घर में न रहते। हमारा आपका फर्ज बनता है, ये दायित्व है कि चाचा की भी इंसानियत के नाते मदद करें, जिस चाचा की जो बीमारी है उससे उनको लड़ने में ताकत मिले, मदद मिले। तो चाचा का जो नंबर है मैं आपको बता दूंगा अभी, आप चाहें तो सीधे चाचा की उनके नंबर पर मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दीजिए इजाजत।
शकील कादरी को।